अस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, आज से मैं अपने सीएसएस और पीएमएस एस्पायरेंट्स के लिए या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियोस की नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। और इस सीरीज में और इसमें तमाम जो वीडियोस मैं अपलोड किया करूँगी उसमें मैंने अपने इस जर्नी में 3 से 4 सालों में क्या सीखा है, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप इन स्ट्रेटजीज और स्टेप्स को अपनाते हुए वो मिस्टेक्स ना करें जो कि आपको फेलियर की तरफ लेके जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स को एस कर लें तो मेरी यूट्यूब वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ जो कि इस सी एस एस पी एम एस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और जिसके लिए हमें पता है कि हर साल अगर जस्ट 2% रेशो पासिंग स्टूडेंट्स की और 98% लोग फेल कर रहे हैं, तो उस 98% में से जो 95% लोग फेल कर रहे होते हैं वो ऐसे को फेल कर रहे होते हैं। इंग्लिश एग्जाम में ऐसे और प्रेसी दो चीज़ें शामिल है। प्रेसी को फिर भी स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा फेलियर की रेशियो है। तो उस फेलियर को आप उसके जो चांसेस हैं उनको कम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को मैं इस अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो उसके लिए आपने ऐसे के लिए जब आपने ये बात सोच ली है कि मैंने अब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं कि बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे को निगलेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ऐसे को भी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऐसे को साथ साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। और उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बजाय ये कि आप फैक्ट बुक्स बनाना स्टार्ट कर दें, आप कंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर दें या फिर आप थीम्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक मेंटोर के पास जाना है। चाहे आप ऑनलाइन मेंटोर ले लें या फिर फिजिकल किसी एकेडमी में या फिर किसी इंग्लिश टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन किसी ना किसी मेंटोर से ऐसे को पढ़ना लाजमी है। आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि मैं खुद से करूंगा और खुद से हो जाएगा, तो बिल्कुल खुद से नहीं होता। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फेल कर रहे होते हैं वो यही मिस्टेक कर रहे होते हैं। क्यों? जैसे कि आपको पहली स्लाइड नज़र में भी आ रहा होगा कि पहला स्टेप क्या है जी, मेंटोरशिप। जब आप एक मेंटोर को ज्वाइन करेंगे तो वो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो वो मेंटोर जो होगा वो आपको स्ट्रक्चर सिखाएगा। ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता। वो समझते हैं, जैसे कि मुझे याद है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि आप कि ऐसे क्या पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? हमने पैराग्राफ से तो लिखने होते हैं जैसे हम प्रेसी को लिखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आपने उसका ऐसे का जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करना होता है और ये एक आपको मेंटोर ही सिखा सकता है। उसमें वो आपको फिर सिखाएगा कि आउटलाइन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी थीसिस स्टेटमेंट के क्या क्या ज़रूरी मैंडेटरी पार्ट्स होते हैं, और फिर आपने इंट्रो कैसे लिखना है, इंट्रो लिखने के बाद आपने पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, और अगर आप एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो उसके पैराग्राफ्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, और फिर कंक्लूजन आपका कैसा होगा, उसके क्या मैंडेटरी पार्ट्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको एक मेंटोर ही सिखा सकता है। तो उसके लिए आप किसी सीएसपी को ज्वाइन कर लें, जो भी आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आपको लगता है कि ये बेहतर गाइड कर सकता है आपको, या आप किसी इंग्लिश टीचर को ज्वाइन कर लें। तो लेकिन आपने ये काम ज़रूर करना है। दूसरे नंबर पे वो आपको टॉपिक सिलेक्शन सिखाएंगे। देखें, टॉपिक सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज से कुछ साल पहले, 3 से 4 साल पहले एक ट्रेंड सेट था कि स्टूडेंट्स कुछ थीम्स को प्रिपेयर करते थे। उसमें एजुकेशन, जेंडर स्टडीज़ का एक टॉपिक शामिल होता था, एजुकेशन थी, डेमोक्रेसी थी, और कुछ उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे शामिल होते थे। तो
اب 1-2 سال سے دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ جو 2023 کا ایسے کا پیپر آیا ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو لٹریری ایسیز تھے وہ بہت زیادہ تھے. مطلب کہ ایگزامینر نے بالکل ٹرینڈ ہی چینج کر دیا ہے. اس نے وہ ان جو تھیمز کو فالو کیا جاتا تھا اس نے ان کو بالکل نگلیکٹ کر دیا ہے. تو ایسے میں پھر رائٹ ٹاپک سلیکشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت نیسیسری ہوتی ہے. وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا آپ کا ایسے پاس ہونے جا رہے ہیں یا آپ ایسے کو نہیں کر پائیں گے. تو ایک اچھا مینٹور جو ہوتا ہے وہی آپ کو سکھا سکے گا کہ ٹاپک سلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پہ آؤٹ لائن میکنگ. یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک امیج بنا ہوا ہے کہ آؤٹ لائن سے ہی ایگزامینر ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ آئیدر ہی ول فیل یو اور پاس یو. تو اس لیے آؤٹ لائن میکنگ اور ایک اچھی آؤٹ لائن کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اس میں کون کون سے آپ نے ڈومینس کو انکلوڈ کرنا ہے، کون سے ڈومینس کو نہیں کرنا، اور ایک ٹاپک کے لیے کیا کیا پاسبل ڈومینس ہو سکتی ہیں، ٹاپک ڈیکوڈنگ کیسے آپ نے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک مینٹور ہی سکھا سکتا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہو گیا کہ آپ نے ایک اچھے مینٹور کو ایسے پڑھنے کے لیے جوائن کر لینا ہے. نیکسٹ سٹیپ، جب آپ نے ایک مینٹور سے چاہے آن لائن چاہے فزیکل کسی ٹیچر سے آپ نے ایسے کا سٹرکچر پڑھ لیا ہے، پورا ایک سیشن اٹینڈ کر لیا ہے اور اس مینٹور نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی ہیں، تو اس کے بعد کیا چیز آ جاتی ہے، پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ آئے گا پریکٹس. یہ ہمیں پتا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، لیکن یہاں پہ ایسے کی پریکٹس کیوں ضروری ہے؟ ایسے کی پریکٹس آپ کو کیا کیا چیزیں سکھائے گی اور ایسے کی پریکٹس آپ کر کیسے سکتے ہیں؟ تو جو میرے ٹیچرز تھے انہوں نے مجھے سکھایا کہ آپ پاسٹ پیپر سے کوئی بھی رینڈم ٹاپک اٹھائیں اور اس پہ ایسے لکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے کسی بھی قسم کے ٹاپک کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ مائنڈ میں سوچ لیں گے کہ اچھا جی آج میں ایجوکیشن پہ ایسے لکھوں گا یا پھر میں ڈیموکریسی پہ لکھوں گا، اور اسی پہ آپ نے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے، جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، تو آپ کا مائنڈ اسی کے مطابق پریکٹس کرے گا. لیکن اگر آپ رینڈم ٹاپکس کو اٹھا کے پریکٹس کریں گے تو آپ کا مائنڈ وہ کریٹیوٹی وہ پروڈکٹیوٹی کرنا سٹارٹ کر دے گا، جو کہ ایسے کے لکھنے کے لیے آئیڈیاز کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو پریکٹس کے دوران آپ کا کام ہوگا وہ ہوگا جی کانٹینٹ کلیکشن. اسٹوڈینٹس کو موسٹلی اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے کے اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اس کا کانٹینٹ بہت لازمی ہے، کیونکہ جب تک آپ کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہوگا، آپ کے جو ریفرنس آپ ایڈ کر رہے ہیں، جو آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز پرووائڈ کر رہے ہیں ایگزامینر کو، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ اوتھینٹک نہیں ہے، وہ سٹینڈ آؤٹ نہیں کر رہے دوسرے اسٹوڈنٹ سے. کیونکہ یہ تو تقریباً یہ والا کوٹ تو سب نے سنا ہوا ہے نا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. لیکن اگر آپ ڈیموکریسی پہ کچھ ایسے نئے کوٹس لے کے آئیں گے، نئے ریفرنسز لے کے آئیں گے، یا آپ بتائیں گے کہ فلاں جو نیشن تھی اس نے ڈیموکریسی کو جب پریکٹس کیا، ہسٹری سے ایگزامپلس لے کے آئیں گے، تو ان کی اکانومی پہ، ان کے پالیٹکس پہ، ان کی سوسائٹی پہ، ان ساری چیزوں کا کیا اثر پڑا، تو وہ ڈیفینیٹلی کانٹینٹ جو ہوگا وہ سٹینڈ آؤٹ کرے گا. تو پریکٹس کے دوران آپ کانٹینٹ کلیکشن کرنا سٹارٹ کر دیں گے، آپ اپنا ایک ایسے کے لیے جو نوٹس ہوتے ہیں نا وہ بنانا سٹارٹ کر دیں گے. تیسرے نمبر پہ جی آپ کی ٹائم مینجمنٹ. یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کا ایسے کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو، اور سٹرکچر تب ہی کمپلیٹ ہوگا ایگزام والے دن جب آپ کو ٹائم مینجمنٹ آتی ہوگی. تو آپ جب پریکٹس کریں گے تب ہی آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھ سکیں گے، کیونکہ جب تک آپ کی ریٹن پریکٹس نہیں ہوگی آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھ سکیں گے. اور پھر پریکٹس جو سب سے اہم کام کرے گی آپ کے لیے وہ ہے جی آپ کے ویک ایریاز، کیونکہ ہر انسان کے رائٹنگ میں ریڈنگ میں کچھ نہ کچھ ویک ایریاز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن پہ ہماری گرپ بہت اچھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ہم نے کبھی بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو ان پہ ہماری گرپ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہوتا. ایز اے ریزلٹ ہمارا مائنڈ اتنے آئیڈیاز بھی پروڈیوس نہیں کر پاتا. تو آپ کے جو ویک ایریاز ہوں گے وہ اس پریکٹس کے دوران میں آپ کی جتنی بھی ویکنیس ہوگی وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ ان سارے ایریاز کو کور کر لیں گے. اس کے بعد یہ لاسٹ سٹیپ اور سب سے اہم سٹیپ، آپ نے
मेंटोर को ज्वाइन कर लिया आपने, फिर प्रैक्टिस कर ली। अब उस प्रैक्टिस की आपके उस रिटन मटेरियल की इवैल्यूएशन मैंडेटरी है। जब तक आप इवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे किसी अच्छे टीचर से, और अगर आप किसी उसके लिए एक्सपीरियंस टीचर को, इंग्लिश एक्सपीरियंस टीचर को ज्वाइन करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। इवैल्यूएशन करवाने से ही आपको पता लगेगा, क्योंकि आप लिखना तो स्टार्ट कर चुके हैं, लिख तो रहे हैं आप। लेट से आप वीक में एक दफ़ा लिखते हैं या दो दफ़ा लिखते हैं, एक ऐसे या दो ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इवैल्यूएट नहीं करवा रहे, तो आप को कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रैक्टिस का। इवैल्यूएशन से क्या होगा जी, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रक्चर करेक्शन होगी। टीचर आपको बताएगा कि आइदर आपने जो ऐसे लिखा है वो स्ट्रक्चर एफपीएससी की जो रिक्वायरमेंट्स है और जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है या नहीं। तो स्ट्रक्चर करेक्शन आपकी मस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कोहेरेंस और कोहेजन। इवैल्यूएशन ही आपको बताएगी कि आप कोहेरेंस और कोहेजन को अचीव कर पाए हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रही पढ़ के आपका ऐसे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, या आपके आइडियाज में क्लैरिटी है या नहीं। तो ये सारा काम भी आपकी इवैल्यूएशन से होगा। और साथ में आपका कंटेंट करेक्शन भी होगी। आपने तो अब डेमोक्रेसी पे, एजुकेशन पे, लिटरेरी एसेस के लिए आपने तो कंटेंट सारा इकट्ठा कर लिया है, आप उसको अपने ऐसे में लिख भी रहे हैं, लेकिन आपका वो कंटेंट ठीक भी है या नहीं, क्योंकि हर टॉपिक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए एक जो आपने रेफरेंस पढ़ा है या कोट कोई पढ़ा हुआ है, किसी का कोटेशन पढ़ा हुआ है, वो आपके उस टॉपिक में भी पूरा आ सके, क्योंकि उसमें जस्ट एक वर्ड डेमोक्रेसी आया था। क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे डेमोक्रेसी की कोई और डायमेंशन पूछ रहा है उस स्पेसिफिक ऐसे में, तो वो आपका कंटेंट वहाँ पे एडजस्ट हो सकता था या नहीं, वो उस टॉपिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक था या नहीं, ये भी आपको इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। और लास्ट में डेफिनेटली इंग्लिश मिस्टेक्स, आपकी जो भी ग्रामर मिस्टेक्स हैं, चाहे वो टेंसेस की मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या फिर यूज़ ऑफ आर्टिकल्स कहाँ पे करने हैं कहाँ पे नहीं करने, इन सारी चीज़ों को, ग्रामर मिस्टेक्स जो भी, डेफिनेटली आपको पता है कि ऐसे को पास करने के लिए राइट इंग्लिश का होना ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी इवैल्यूएशन से ही ठीक होंगी। तो ये 3 स्टेप्स और या स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए ऐसे को किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह से इसको पास करना है। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी और सब्जेक्ट के लिए हवाले से आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, कि जो कि आपकी इस जर्नी को ईज़ी बना सकती है और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।